हम लोग काम को सरल बना सकते हैं। किसी भी काम को सरल बनाने की युक्ति को मशीन कहते हैं। समझिए बात कि नहीं? किसी भी काम को सरल बनाना है और सरल बनाने का मतलब है कि कम समय में वो काम हो जाए। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से आप कर सकें किसी भी वर्ग को, उसे क्या बोलते हैं? मशीन कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? मशीन कहा जाता है। सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, सभी विद्यार्थी हेडिंग डालें। बेसिक है ये, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि मशीन क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई जो है ऐसी व्यवस्था, ऐसा यंत्र जिससे हम लोग किसी भी काम को अल्प समय में कर सकें, आसानी से कर सकें। ठीक है, शारीरिक थकान ना महसूस हो, उसे कहते हैं मशीन। क्या बोलते हैं? मशीन कहते हैं। ठीक है, विशाल वर्मा, मोन्टू गौतम, सुनील गंगवार, संतोष मौर्य, सभी को नमस्ते, सभी को आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये आप लोग जो है हेडिंग डाल लीजिए, मशीन क्या है? मशीन किसे कहते हैं? उस यंत्र या कल को कहते हैं जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके। देखो ये परिभाषा आपकी किताब में लिखी हुई है, लेकिन इसका सरल मतलब क्या है? बल के परिमाण को बदलने का क्या मतलब है बच्चों? जैसे मान लो कोई भी पत्थर है, बड़ा सा कोई भी पत्थर है, और उस पत्थर को आपको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, तो अगर आप उसको हाथ से धक्का देंगे तो बड़ी समस्या आती है। तो क्या करते हैं, एक कोई डंडा या लाठी ले लेते हैं और उसी लाठी या डंडे से नीचे उसके अंदर से जो है जमीन में टच करा करके और उसी की सहायता से हम लोग पलट देते हैं। समझिए बात कि नहीं? तो वो जो आपका लाठी या डंडा है वो एक तरीके का मशीन हो गया, एक व्यवस्था है। यहाँ पर लिखा है मशीन उस यंत्र, कोई यंत्र होता है अथवा कल का मतलब कोई व्यवस्था होता है, कोई अरेंजमेंट, कोई युक्ति, कोई सिस्टम, कोई जुगाड़, जिस जुगाड़ से कोई भी काम आसानी से आप कर सको, अल्प समय में कर सको, शारीरिक जो है थकान ना महसूस हो, तो ऐसी व्यवस्था का नाम मशीन होता है। ऐसी व्यवस्था का नाम क्या होता है? मशीन होता है। इतनी बात समझ में आया? सामान्य और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वह यंत्र, वह युक्ति, वह जुगाड़ जिससे किसी भी काम को कम समय में किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? मशीन। जो जल्दी से हो जाए। मशीन का क्या काम है भाई? जो जल्दी से हो जाता है, जल्दी से जो काम हो जाए जिस यंत्र से, उसे मशीन कहते हैं। तो ये पॉइंट लिख लो आप लोग, लिख लो सभी लोग। मशीन उस यंत्र अथवा कल को कहते हैं जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सकता है। इसका क्या मतलब है? बल के परिमाण को बदला जा सकने का क्या मतलब है? जैसे बच्चों बल के परिमाण को बदलने का क्या मतलब है? अगर किसी भी पत्थर के टुकड़े को हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते, मान लो सीधे धक्का देते, सपोज दैट हमें 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ता। अब अगर उसे किसी व्यवस्था से, ठीक है, मान लिया किसी डंडे से, किसी लाठी से, ठीक है, अगर उसको हमने नीचे से करके और उसको पलट दिया, तो वही 50 से मान लो आपको केवल 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ा। आपको 20 न्यूटन बल की थकावट महसूस हुई, पहले 50 न्यूटन के बल की थकावट महसूस हो रही थी। अब जो है आपने जो जुगाड़ लगाया कि जिस जुगाड़ से उस पत्थर को पलटते हुए जहां पहुंचाना था वहां पर पहुंचा दिया, तो आप कम समय में आपने कर लिया, पहली बात, और आपको शारीरिक थकान भी कम महसूस हुआ। समझिए बात कि नहीं? बल के परिमाण को भी आपने बदल लिया। कहां वो काम 50 न्यूटन के बल से हो रहा था, अब वही काम मान लो 30 न्यूटन के बल से होने लगा। तो बल के परिमाण को बदला जा सकता है। ऐसी युक्ति, ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से बल के परिमाण को बदला जा सके, या किसी भी काम को सरल बनाया जा सके, या किसी भी काम को कम समय में किया जा सके, ठीक है, ऐसी व्यवस्था, ऐसे यंत्र को मशीन कहते हैं। ठीक है, तो सारे लोग नोट कर ले भाई मशीन क्या है। मशीन, ये परिभाषा नोट कर लो, मशीन क्या है। ठीक है, मशीन तो वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी कार्य को अल्प समय में किया जा सके, उसे मशीन कहते हैं। वह युक्ति, वह व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी भी कार्य को सरलतम रूप से कम समय में किया जा सके, उसे मशीन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? वह युक्ति अथवा वह व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी कार्य को अल्प समय में सरलतम रूप से किया जा सके, उसे मशीन कहते हैं। उसे मशीन कहते हैं। ठीक है, ये मशीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो नए विद्यार्थी हैं उनको मिल जाएगा। ठीक है, कई बच्चे नोट्स मांगते रहते हैं, तो ये नोट्स उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, मशीन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना, कुछ बेसिक बिंदु, कुछ पॉइंट्स। जैसे बार बार आप शायद पहले दिन से आप लोग यांत्रिक लाभ का नाम सुन रहे हो। यांत्रिक लाभ बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं। यांत्रिक लाभ क्या होता है, वो चीज हम लोगों को समझना। यांत्रिक लाभ, अमन गौतम बिल्कुल सही कह रहे हो। मशीन का मतलब एक जुगाड़ है, एक व्यवस्था है, एक युक्ति है, जिस सिस्टम से काम को सरल बना दोगे वही मशीन हो जाएगा। समझिए बात कि नहीं? तो मशीन का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझो बच्चों, जैसे मान लो कि किसी भी व्यवस्था से, मान लीजिए किसी डंडे से किसी पत्थर के टुकड़े को आप जो है दूसरी जगह पलटना चाह रहे हो, तो देखो एक तरफ इस डंडे को जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, यही मान लो पत्थर का टुकड़ा है, बहुत भारी है, और इसी पत्थर के टुकड़े को पलटना है, ऐसे देखो ये एक लाठी है या डंडा है, इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, इसी के नीचे ऐसे लगाएंगे। तो बच्चों जहां पर देखो ये लगा रहे हैं, ये भार को उठाना है, ये देखो ये भार होता है, इसको बोझा कहते हैं, भार या बोझा कहते हैं। और इसी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसी को लोड कहते हैं। इसी को भार कहिए, बोझा कहिए, इसी को लोड कहते हैं। और यहाँ से हम प्रयास करते हैं, ऐसे देखो ऐसे इस मान लो इसी को पत्थर मान लो, इसी को हम ऐसे पलटना चाहते हैं। ठीक है, बहुत वजन है, बहुत भारी है, तो इसी डंडे से हम ऐसे देखो डंडे को नीचे लगाएंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, किसी तरीके से यहाँ नीचे लगा देंगे। तो अब ये देखो यहाँ से ऐसे बल लगाएंगे। बल हम सीधे पत्थर पे नहीं लगा रहे हैं, हम एक जुगाड़ सेट कर रहे हैं, एक डंडा लगा के फिर हम पलटना चाह रहे हैं जिससे आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पर हम बल लगाएंगे ऐसे। तो बल लगाने का मतलब इफर्ट का मतलब प्रयास। ये जो है क्या होता है, यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, ये लगाया गया बल होगा।
ये बल होता है, इसको आयास कहते हैं। इसी बल को क्या बोलते हैं? आयास। जो प्रयास करते हैं यहां पर ऐसे इस तरीके से उठाने का, इसे बल या इसे आयास कहते हैं। और ये जो बोझा उठेगा, ये देखो ऐसे पत्थर ऐसे पलट जाएगा इस डंडे की सहायता से। ये डंडा एक सरल मशीन है, डंडा एक सरल मशीन है, ये ऐसे पलट जाएगा, इसको बोलते हैं बोझा, इसी को कहते हैं भार, इसी को अंग्रेजी में लोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि यांत्रिक लाभ क्या है। काफी दिन से हम आपको बता रहे हैं कि यांत्रिक लाभ जो है मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। तो आज हम लोगों को जानना है यांत्रिक लाभ कहते किसे हैं। यांत्रिक लाभ बच्चों W/F, इसका जो सूत्र होता है मैकेनिकल एडवांटेज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये होता है यांत्रिक लाभ। देखो यहाँ पर लिखा है किसी भी मशीन में जो बल लगाया जाता है, अभी देखिए ये इसी डंडे को हमने मशीन कह दिया था, जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भाई यहाँ बल लगाने का मतलब प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास से आप आयास याद रखिए। बल लगा करके हम लोग इसको पलटना चाहते हैं पत्थर को, तो ये भारी है, इसे भार कहते हैं, इसे बोझा कहते हैं, इसे लोड कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं? तो जो बल लगाया जाता है, ध्यान रखना, किसी भी मशीन पर जो बल आरोपित किया जाता है उसे आयास के नाम से जाना जाता है, उसे आयास या बल कहते हैं। चाहे आप आयास कहो चाहे इसे बल कहो। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस बल से, इस बल के प्रभाव से, इस बल के प्रभाव से, इस बल के प्रभाव से जिस वस्तु को उठाया जाता है उसे भार, भार बोलिए, या कोई कहता लोड, या इसी को बोझा कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में भार कहो, बोझा कहो, या इसी को बच्चों लोड कहा जाता है अंग्रेजी में, LOAD, लोड कहा जाता है अंग्रेजी में, इसे लोड कहते हैं। और बोझा, भार या लोड को W से दर्शाते हैं। और जो बल लगाया जाता है मशीन में उस बल को क्या बोलते हैं? आयास कहते हैं। यांत्रिक लाभ क्या है? यांत्रिक लाभ का मतलब है उठाया गया बोझ तथा आरोपित बल के अनुपात को क्या बोला जाता है? बताओ जल्दी से। यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं? किसी मशीन द्वारा उठाए गए बोझे या उठाए गए लोड तथा आरोपित बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। अब मशीन से आप क्या करना चाहोगे? मशीन से आप क्या करना चाहोगे कि कम बल लगाने से ज्यादा बोझा उठ जाए। वही मशीन अच्छी होगी जिस पर, वही जुगाड़ अच्छा होगा जिस पर हम लोग शारीरिक अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा कम बल लगाएं, कम बल लगाने से ज्यादा बोझा उठ जाए, वही मशीन लाभकारी होगी। समझ गए बात कि नहीं? तो हम ये चाहेंगे कि जिस व्यवस्था, जिस जुगाड़, जिस युक्ति का इस्तेमाल करें उसका यांत्रिक लाभ ज्यादा हो। यांत्रिक लाभ ज्यादा होने का क्या मतलब है कि कम बल आरोपित करने से, कम आयास लगाने से ज्यादा जो है भार को उठाया जा सके। तो अगर ज्यादा से ज्यादा भार को उठाया जा सके, इसका मतलब उस जो है उस मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा सभी को। तो कुल मिलाकर के इसकी परिभाषा क्या है? किसी मशीन द्वारा, लिखिए जरा यांत्रिक लाभ, किसी मशीन द्वारा उठाए गए बोझ हुआ आरोपित बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। मशीन से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को ये जानना है। यांत्रिक लाभ कहते हैं, ये यांत्रिक लाभ होता बच्चों, इसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आया? हमने शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है भाई। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता उठाया गया बोझ अपान लगाया हुआ बल, W/F। उठाया गया बोझ W होता है, लगाया हुआ बल यहाँ पर F होता है। भार भी एक प्रकार का बल होता है और ये बल नीचे भी है, बल बटे बल। ना तो इसका कोई मात्रक होगा ना कोई बीमा होगी। यहाँ मात्रक ही, वहाँ बीमा ही राशि है। ध्यान रखना, इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई बीमा होती है। नोट हो गया सबका? ये यांत्रिक लाभ की परिभाषा याद होना चाहिए। अब आज के बाद गलती ना करना, मात्रकहीन बीमाहीन राशि तो है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/F। W/F का मतलब उठाया गया बोझ तथा आरोपित बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ कहते हैं। ये मशीन पे जो बल लगाते हैं वो आयास होता है या उसे बल कहते हैं, और जो बोझा उठाते हैं उसे भार कहते हैं, उसे लोड कहते हैं। तो भार और आयास का जो अनुपात होता है उसे यांत्रिक लाभ कहा जाता है। इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई बीमा होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अन्य भी मात्रकहीन बीमाहीन राशियां पढ़ाया जा चुका है, जैसे विकृति बताया, विकृति मात्रकहीन बीमाहीन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को घर्षण गुणांक बताया गया है, मात्रकहीन बीमाहीन है। इसी तरीके से आप लोगों को अपवर्तनांक बताया गया, मात्रकहीन बीमाहीन है। आपेक्षिक घनत्व बताया गया, मात्रकहीन बीमाहीन राशि है। तो सारी राशियां हमने मात्रकहीन बीमाहीन आप लोगों को किसी लेक्चर में हमने नोट कराया था, उसको भी आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? एक बार यस नो लिख के बताओ फटाफट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यांत्रिक लाभ हमने बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी। दूसरा बेसिक बिंदु, ये पढ़ क्या रहे हैं? ये मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। समझिए बात कि नहीं? मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हम जान रहे हैं, जिसमें हमने पहली बात समझा यांत्रिक लाभ क्या होता है।
ठीक है, यांत्रिक लाभ W/F होता है, मात्रहीन बिंबाहीन है। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोगों को समझना है यहाँ पर वेगानुपात। वेगानुपात समझना है कि वेगानुपात क्या होता है। जैसे बच्चों ये मान लो कोई मशीन है, ठीक है, इससे कोई बोझा उठा रहे हैं, इससे मान लो कोई बोझा उठा रहे हैं और ये इस निश्चित बिंदु के यहाँ पर फिक्स है वस्तु, ठीक है, यहाँ पर किसी वस्तु को हम रख रहे हैं, इसी को यहाँ तक उठाना है, इसको दबाना पड़ेगा। अगर इस वस्तु को यहाँ पर ले जाना है, अगर इस वस्तु को यहाँ पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो ये बल है, इसको बोलते हैं आयास। इसको क्या बोलते हैं, इसको आयास कहते हैं। अगर ये कोई भी वस्तु है और यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया, यहाँ पर ये निश्चित कर दिया गया, इसको यहाँ से दबाएंगे इस मशीन पर, यहाँ से जब बल लगाएंगे तो इसको आयास कहते हैं। और यहाँ से भार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये छड़ नीचे की ओर जाएगी और ये ऊपर जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, ये भार ऊपर जा रहा, भार ऊपर जा रहा और बल यहाँ पर नीचे लगाया जा रहा। तो अब हमको पढ़ना क्या, वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो, आयास द्वारा चली गई दूरी। देखो ये जो आयास है इसके द्वारा चली गई दूरी, आयास के द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ के द्वारा चली गई दूरी। देखो बोझ आगे ऊपर चला है कि नहीं, इतनी दूरी, ये मान लो y दूरी चला है, बोझ ऊपर की ओर गया, कितनी दूरी चला y, और ये आयास कितनी दूरी चला x। तो आयास के द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ या लोड या भार के द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे लोग नोट कर ले। आयास के द्वारा, आयास जैसे मान लो ये है, ये कोई क्षण है और इस पे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, इस भारी वस्तु को हमें उठाना ऊंचाई तक, तो इधर इसका सिरा एक दबाना पड़ेगा और ये बीच में फिक्स है, बीच में फिक्स है। तो ये देखो जब यहाँ पर दबाएंगे तो ये आयास है, ये मशीन है, इसी की सहायता से मुंह पर उठा रहे हैं, इसका मतलब ये आयास लगा रहे हैं, बल जो बल लगाते हैं उसे आयास। आयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा किसी भी मशीन में आयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा या बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहा जाता है। वेगानुपात, इसको नोट कर लो, वेगानुपात क्या है, वेलोसिटी रेशियो। किसी भी आयास, देखिए किसी भी आयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को, निष्पत्ति का मतलब अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात बराबर आयास द्वारा चली गई दूरी बटा बोझ द्वारा चली गई दूरी। ये मशीन से संबंधित दूसरी बात हमने बता दिया। पहली बात हमने बताया आपको यांत्रिक लाभ जो W/F होता है, मशीन द्वारा उठाया गया बोझ तथा मशीन पर लगाया गया बल, ठीक है, W/F को यांत्रिक लाभ कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये वेगानुपात है, इसका भी कोई मात्रक और विमा नहीं होगा। वेगानुपात भी मात्रहीन व विमाहीन है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है, तो वेगानुपात लिख लो, मात्रहीन व विमाहीन है। वेगानुपात मात्रहीन व विमाहीन है, मात्रहीन व विमाहीन है। ये पहली बात सुन रहे हो कि मात्रहीन व विमाहीन है, इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। वेगानुपात, यांत्रिक लाभ का भी कोई मात्रक विमा नहीं होता, वेगानुपात का भी कोई मात्रक विमा नहीं होता। दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। वेगानुपात समझ गए ना, किसी को कोई समस्या, क्या चीज मैं बता रहा हूं, आयास, आयास मतलब वही बल, बल द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टर्म, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट और महत्वपूर्ण समझना है यहाँ पर, यह है मशीन की दक्षता। दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। दक्षता का मतलब वास्तव में बच्चों आउटपुट अपान इनपुट होता है। आउटपुट अपान इनपुट, जितना इनपुट देते हैं, अगर कम इनपुट देने से मशीन ज्यादा आउटपुट करे, ठीक है, कम इनपुट देने से ज्यादा आउटपुट दे, इसका मतलब वो मशीन की दक्षता क्या है, ज्यादा। समझ गए बात कि नहीं, दक्षता, दक्षता क्या है, देखिएगा, मशीन से प्राप्त लाभदायक कार्य। मशीन कोई ना कोई काम करेगी, मशीन कोई ना कोई वर्क करेगी, तो मशीन द्वारा प्राप्त लाभदायक कार्य, जो लाभदायक कार्य होता है, यूजफुल वर्क होता है, जो वर्क मशीन करती है, जो हमें दिखता है कि मशीन ने एक काम करके रख दिया, इतना काम कर दिया, उसे यूजफुल वर्क कहते हैं, उसे लाभदायक वर्क कहते हैं। मशीन से प्राप्त लाभदायक कार्य, इसे बच्चों आउटपुट के नाम से जाना जाता है, इसे आउटपुट कहते हैं, निर्गत, है ना। जैसे हम थोड़ा सा पढ़ाएं और तुम लोग ज्यादा पढ़ लो, हम थोड़ा इनपुट दे, तुम ज्यादा आउटपुट दे दो, इसका मतलब तुम्हारी दक्षता ज्यादा है, तुम ज्यादा एफिशिएंट हो, तुम ज्यादा दक्षता वाले विद्यार्थी हो। समझिए बात, अगर थोड़ा सा बताएं, हमने एक लाइन पढ़ा दिया और तुमने जो 4 लाइन पढ़ ली, है ना, एक्स्ट्रा पढ़ लिए, 4 किताबें पढ़ ली है, इसका मतलब तुम ज्यादा एफिशिएंट हो, तुम्हारी दक्षता क्या है, ज्यादा है। लेकिन वो उन विद्यार्थियों की दक्षता कम होती है कि जैसे हमने 10 लाइन पढ़ा दी और उनको 1 लाइन याद है, सिर्फ 10 लाइन हमने पढ़ाया, हमने इनपुट दिया ज्यादा, और वो हमें आउटपुट के रूप में यूजफुल वर्क उनके लिए कम दिख रहा, तो समझ जाना उस विद्यार्थी की दक्षता कम होगी। दक्षता कहीं पर भी आ जाए जीवन में तो ध्यान रखना, आउटपुट वर्क अपान इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, इनपुट के सापेक्ष कितना आउटपुट मिल रहा है उसे दक्षता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मशीन की दक्षता हमें समझना है, मशीन से प्राप्त लाभदायक कार्य तथा मशीन को दी गई ऊर्जा, मशीन को ऊर्जा दी जाए कम, समझो अगर मशीन को एनर्जी कम दी जाए, जैसे बल कम लगाएं और वो बोझा ज्यादा उठा दे, कम बल लगाएं, कम बल का उपयोग करें, बोझा ज्यादा उठा दे, इसका मतलब वो मशीन ज्यादा एफिशिएंट है, वो मशीन की दक्षता क्या है, ज्यादा है। समझ के बात नहीं, तो मशीन से प्राप्त लाभदायक कार्य तथा मशीन को दी गई ऊर्जा के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षता। ये बच्चों दक्षता को ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई से। और ये देखिए डब्ल्यू का मतलब होता है मशीन ने कितना यूजफुल काम किया, मशीन ने कितना यूजफुल काम किया, एक तरीके से वही भार हो गया, वही जो बोझा जो हमने यांत्रिक लाभ निकाला है। यांत्रिक लाभ जैसी चीज तो ये भी है, बस खाली परिभाषा बदल रही है, सूत्र नहीं बदल रहा, कॉन्सेप्ट बदल रहा है। वहां पर भी बताया उठाए गए भार तथा
आरोपित बल के अनुपात को वहां पर बताया यांत्रिक लाभ कहते हैं। यहां पर केवल परिभाषा बदल रही है। मशीन द्वारा प्राप्त उपयोगी कार्य, लाभकारी का कार्य, वह मशीन को दी गई ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब मशीन को बल देंगे तभी एनर्जी देंगे उसे, ठीक है वास्तव में यांत्रिक लाभ का ही सूत्र, केवल यहाँ पर परिभाषा बदल गई है। तो W/F हो गया, W/F हो जाएगा। समझिए बात की नहीं, ये वही जो बोझा उठता है वही W है, वही बोझा उठना, जो बोझा उठाएगी मशीन ना, वही लाभकारी कार्य कहलाएगा। वास्तव में ये कार्य नहीं है, ये जो है W को वर्ग न समझना किसका मात्रक जूल हो गया, ये समझना मशीन ने जो कार्य किया, कौन सा काम किया, उसका क्या काम है, बोझा उठाने का, तो बोझा उठाया है तो ये भार हो गया। और मशीन को दी गई ऊर्जा का मतलब जो आपने आयास लगाया है, जो आपने बल लगाया है, वो बल का अनुपात दक्षता कहलाता है। केवल परिभाषा बदली है, सूत्र नहीं। W भार है, बोझा है, और F जो है आयास है यानी बल है। सूत्र वही है जो यांत्रिक लाभ का था, वही जो है मशीन की दक्षता का भी सूत्र है, केवल डेफिनेशन यहाँ पर बदल रही है, लेकिन सूत्र नहीं बदल रहा है। ये भी मात्रहीन व बीमाहीन है, इसका भी कोई मात्रक और कोई बीमार, यहां पर इसकी भी कोई मात्रक और बीमार नहीं होगी। एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझना। ये W का मतलब कार्य ना समझना, W का मतलब है मशीन द्वारा जो काम किया गया, क्या काम किया गया, बोझा उठाने का, तो W, ठीक है, जो आउटपुट काम किया गया, ठीक है, जो लाभकारी, जो यूजफुल वर्क मिला, W वही बोझा उठाने का, और जितना हमने आयास लगाया, W/F को क्या बोलते हैं, दक्षता कहा जाता है। ये भी लिख लो मात्रहीन बीमाहीन है। किसी भी मशीन की जो दक्षता है, ये भी दक्षता अगर पूछा जाए इसका क्या मात्रक है, दक्षता मात्रहीन वह बीमाहीन है। दक्षता मात्रहीन वह बीमाहीन है। दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। दक्षता, मशीन की दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नोट करते चलना, नोट्स जरूर बनाना। व्यक्त करते हैं, दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। दक्षता का भी कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता, ना इसका कोई मात्रक होता है, ना कोई बीमा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब किसी भी मशीन की दक्षता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, ये वैसे प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सैद्धांतिक रूप से किसी भी मशीन की दक्षता, ये जो लिखा है किसी भी मशीन की दक्षता का मान अधिक से अधिक 100% हो सकता है। एक होने का क्या मतलब, लेकिन यहाँ 100% जो दक्षता की बात की गई है, 100% की जो दक्षता की बात की गई है, यहाँ पर ये प्रैक्टिकली नहीं है। यहाँ पर लिख लो ये सैद्धांतिक रूप से, यहाँ लिख लो सैद्धांतिक रूप से किसी भी मशीन की दक्षता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, 100%। 100% का मतलब ये है कि जैसे हमने 10 क्वेश्चन लिखाया और कोई विद्यार्थी 10 के 10 याद कर सकता। 10 हमने लिखा है, जैसे मान लो पता नहीं है, दुनिया देश पता नहीं, हमने 10 लिखवाया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 10 याद कर सकता है, नहीं तो उसको 9 याद होगा, नहीं तो उसको 8 याद होगा। समझिए बात की नहीं, तो अधिक से अधिक जो है दक्षता उसकी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब 100% हो सकती है। समझिए बात की नहीं, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और वैसे प्रैक्टिकली मशीन की दक्षता 1 से कम होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रायोगिक रूप से यहां पर प्रैक्टिकली बात करें, प्रायोगिक रूप से मशीन की दक्षता 1 से कम होती है। मशीन की दक्षता 1 से कम होती है, मतलब प्रैक्टिकली तो 1 से कम ही होगा, वैसे थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से 1 हो सकता, 100% हो सकता, नहीं तो दक्षता 100% से कम ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका भी कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, ठीक है। ये तो हमने आपको बेसिक चीजें बता दिया था। बेसिक मशीन क्या है समझ में आ गया होगा सबको, यांत्रिक लाभ क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, वेग अनुपात क्या है ये भी बेसिक, ये मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात, और हमने बताया दक्षता। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो लीवर है। लीवर का मतलब होता है बच्चों उत्तोलक। ये उत्तोलक की अगर बात करेंगे यहाँ पर, उत्तोलक का उदाहरण पूछ लिया जाता है। उत्तोलक का इतनी बात सबको समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। इतनी बात जितना हमने बताया अभी यहाँ तक सबको क्लियर है, सारे बच्चे बताएं यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। मशीन जो बताया, मशीन क्या है, और मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें 3 बताया, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता, तीनों ही मात्रहीन व बीमाहीन है, दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में आया। रवि कह रहे हैं पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ बेटा आज मिल जाएगी, जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं। ओके है ना, इतनी बात सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे उत्तोलक। उत्तोलक क्या है, उत्तोलक जैसा कि हमने पहले ही स्लाइड में लिखा था, ठीक है, सरल मशीनें, अब आगे लिखा था सरल मशीनों में उत्तोलक तथा घेरनी। इसका मतलब उत्तोलक एक सरल मशीन है, एक क्षणनुमा, एक कोई रॉड होती है, एक व्यवस्था होती है, जिसको उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है, यहां लिख सकते हैं उत्तोलक एक सरल मशीन है, एक सरल मशीन है जो क्षणनुमा होती है, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा लिखा भी है। यहाँ पर यह एक सीधी अथवा टेढ़ी कड़ी सलाख के रूप में होता है, एक क्षण होती है, सलाख का मतलब क्षण, ठीक है। यह एक सीधी अथवा टेढ़ी कड़ी सलाख के रूप में होता है, जो एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सुगमता पूर्वक घूम सकती है। कुल मिलाकर के उत्तोलक का मतलब एक ही लाइन में आप लोग लिख लो, उत्तोलक एक सरल मशीन है,
उत्तोलक एक सरल मशीन है जो क्षणनुमा होती है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो क्षणनुमा होती है, या ऐसे लिख लो, उत्तोलक क्षणनुमा एक सरल मशीन है जो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आसानी से घूम सकती है। उत्तोलक क्षणनुमा एक सरल मशीन होती है। उत्तोलक क्षणनुमा एक सरल मशीन होती है जो सरलतापूर्वक किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। ठीक है, जो किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट के परितः जो है घूम सकती है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने नाम लिया उत्तोलक, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सरल मशीन। क्षणनुमा एक सरल मशीन जो किसी निश्चित बिंदु के, किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, ऐसी सरल मशीन का नाम उत्तोलक है। ऐसे सरल मशीन का नाम क्या है? उत्तोलक है। जैसे कैंची है, सरौता है, चिमटा है, ठीक है, ये आपका हाथ है, समझिए बात, ये सब सरल मशीन है। इससे कोई ना कोई काम करते हैं ना, कोई ना कोई काम करते ही होंगे। तो चिमटा है, चिमटा से भी काम करते हैं, और कुदाल है, उससे भी कोई काम करते हैं, पिलास है, उससे भी कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है, कैंची है, कैंची से भी कोई ना कोई काम करते हैं, स्टेपलर है, उससे भी कोई ना कोई काम करते हैं। तो वही चाहे सीधी हो, चाहे सीधी छड़ हो, और चाहे टेढ़ी छड़ हो, चाहे सीधी हो छड़, रॉड नुमा होती है। उत्तोलक रॉड नुमा एक सरल मशीन है, एक युक्ति होती है। समझिए बात कि नहीं? छड़ नुमा, वो छड़ सीधी भी हो सकती है, छड़ टेढ़ी भी हो सकती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? उसे उत्तोलक कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ओके है इतना? उत्तोलक क्षणनुमा एक सरल मशीन होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। समझिए बात कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है वीरेंद्र त्रिपाठी, ठीक, सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी यंत्र हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, वो सब मशीन है। वो सब क्या है? जिससे कोई भी काम हम लोग करते हैं, वो सब क्या है? वो मशीन है, सरल मशीन है। ठीक है, अब देखो, अगर सरल मशीन है उत्तोलक, अगर ये सरल मशीन है तो एक निश्चित बिंदु के परितः ये घूमेगी। तो एक स्थिर बिंदु होता है इसमें, उत्तोलक में एक स्थिर बिंदु होता है, जिस स्थिर बिंदु के परितः ये घूमती है छड़, जिस स्थिर बिंदु के परितः ये घूमती है, जिस स्थिर बिंदु के परितः ये घूमती है, उसे आलंब के नाम से जाना जाता है। तीन चीजें आपको याद रखना, उत्तोलक से संबंधित तीन बिंदु याद रखिए। उत्तोलक से संबंधित तीन बिंदु याद रखिए। क्या? एक हम कह रहे हैं आलंब, जिसको फुलक्रम कहते हैं, जिसको फलक्रम या फुलक्रम कहते हैं, जो भी पढ़ लें आप। ठीक है, आलंब होता है। दूसरा बोझा, जिसको अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोड। और एक जो बल लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, जिसे आयास कहते हैं। तो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तोलक में तीन चीजें याद रखनी है। क्या? वह सरल मशीन जिसे उत्तोलक हम कह रहे हैं, जिस स्थिर बिंदु के परितः वो घूमती है, उस स्थिर बिंदु का नाम आलंब होता है, फुलक्रम होता है, फलक्रम होता है। और जो उस मशीन पर जो हम बल लगाते हैं, उसे आयास या बल कहते हैं। और बच्चों, जो बोझा उठाते हैं, जो काम करते हैं, जो आउटपुट वर्क करते हैं, उसे भार, उसे बोझा, उसे लोड कहते हैं। आपको तीन पॉइंट याद रखना है इसमें। अमन गौतम कह रहे हैं जो है फिगर दिखा दीजिएगा लीवर का। कैंची देखे हो? कैंची देखे हो कि नहीं? पहले बताओ। ऐसे ऐसे करते हो, कपड़ा काटते हो, किसी का बाल, नाई की दुकान पे जाते हो तो बाल खटाखट खटाखट करता है, तो वो देखे नहीं, वो उसका भी चित्र निकाले, अभी निकाल के दिखा देते हैं। कैंची भी दिखा देंगे। सरौता देखे हो कि नहीं? है ना, सुपारी काटने के लिए खटाखट खटाखट। और नींबू निचोड़ने की मशीन, जब आप जो है बस में यात्रा करोगे, समझिए बात नहीं, कहाँ से? कन्नौज से कानपुर के बीच, तो कोई न कोई जरूर चढ़ जाएगा, है ना, और कहेगा सुनिए हमारी बात को, आ गया है मात्र 15 रुपए में। क्या? अब सुनोगे, नींबू निचोड़ने की मशीन, तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है। समझिए बात नहीं? वो भी क्या है? वो भी उत्तोलक है। ठीक है, खुरपी खुरपा देखे हो ना, वो भी एक उत्तोलक है। देखे हो कि नहीं? पिलास देखे हो, वो भी एक उत्तोलक है। समझिए बात नहीं? कुदाल देखे हो, फावड़ा देखे हो, ये सब उत्तोलक होता है। बहुत सारे कृषि में यंत्र आप लोग देखे हो, सारे यंत्र जो है उत्तोलक होते हैं। समझिए बात नहीं? सब उत्तोलक है। जितना इसीलिए जानना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर इसलिए दिया गया। समझ गया अमन? कोई दिक्कत? अभी भी बताओ, अगर दिक्कत हो, अभी चित्र निकालेंगे सब, है ना? समझ गया ना? सब उत्तोलक है। अब तुम्हारे दिमाग में चला उत्तोलक कोई ऐसी चीज होगी जो डिब्बे नुमा होगी, है ना, जिसमें मुर्गी के बच्चे होंगे, है ना, ऐसा कुछ दिखावे सर, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है ना। मतलब ये दिमाग में ना चले कि कोई डिब्बा टाइप का होगा, उसमें कुछ होगा। समझिए बात कि ऐसा कुछ नहीं बच्चों। जो आप लोग जो है जिन यंत्रों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में, उन्हीं यंत्रों को उत्तोलक के नाम से जाना जा रहा है। समझिए बात कि नहीं? ध्यान रखना। अब तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, सुनील गंगवार को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक तो लग रहा था उत्तोलक कोई होगी, कोई नई चीज होगी, निकलेगी, है ना, ऐसा नहीं। उत्तोलक वही जो जान चुके हो पहले, वही उत्तोलक है। अब जैसे मान लो आप लोग जो है नेल कटर भी देखे हो, नेल कटर ऐसे खट्टे से नाखून काटता कि नहीं काटता, नेल कटर भी उत्तोलक है। नेल कटर भी क्या है? उत्तोलक है, वो भी देखे हो। पिलास भी देखे हो। तो एक निश्चित बिंदु होता है जिसके परितः वो जो है घूम सकता है, वो छड़ घूम सकती है उस निश्चित बिंदु के परितः। ठीक है, घूम सकती है, उसे कहते हैं आलंब। वो जो स्थिर बिंदु होता है उसे आलंब कहते हैं, उसे फुलक्रम कहते हैं। और जो काम करते हैं, जैसे सुपारी काटना, ठीक है, बाल काटना, कपड़े काटना कैंची से, समझ गए बात कि नहीं, और जैसे हाथ से ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पंजा लगाना,
किसी से पंजा लड़ाना ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हो, कहते लगाओ पंजा, ऐसे ऐसे पंजा लड़ाते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा, एक स्थिर होता है बिंदु, उसे क्या बोलते हैं, उसे आलम्ब कहते हैं। आलम्ब मतलब एक बेस चाहिए, एक आधार चाहिए, जिस आधार की परिता वो काम कर सके, वो बेस की आवश्यकता होती है, बेस नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो अब जो है जो काम करते हैं उससे, उस सरल मशीन से जो काम किया जाएगा उसे बोझा, उसे भार, या उसे क्या बोलते हैं, लोड कहते हैं। और जो हम बल लगाते हैं, एक साइड हमें बल लगाना पड़ेगा ना, तभी दूसरी साइड से हमें आउटपुट वर्क मिलेगा, तो जो हम बल लगाते हैं उसे आयास कहते हैं। तो 3 बिंदु समझ गए आप कि भाई 3 बिंदु होता है, आलम्ब, भार और आयास। देखो यार पहले इसको पढ़ लो जरा क्या है। देखो पहला पॉइंट लिखा है स्थिर बिंदु, या को आलम्ब कहते हैं, पढ़ा दिया। जितना बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, तथा उठाए गए भार को बोझ कहते हैं। पता है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सरल मशीन है, ये कोई सरल मशीन है बच्चों, और यहाँ पर ये कोई स्थिर बिंदु है, इसको बोलते हैं आलम्ब। क्या बोलते हैं, इसको आलम्ब कहते हैं। और यहाँ पर ये बल लगा रहे हैं, इसको कहते हैं आयास। क्या बोलते हैं, इसको आयास कहते हैं। और ये भार है मान लो, ठीक है, ये भार उठा रहे हैं यहाँ पर, इसको बोझा कहते हैं, इसे बोझा कहते हैं। अब क्या कहना, आलम्ब से बल और भार, देखो आलम्ब से ये बल, आलम्ब से बल, ये बल है, और भार के कार्य बिंदुओं, कार्य बिंदु मतलब इसका कार्य बिंदु ए है, इसका कार्य बिंदु बी है। ठीक है, कार्य बिंदुओं के बीच की दूरी को उनकी संगत भुजा कहते हैं। प्यारे बच्चों ये देखो, ये संगत भुजा है, यहां से यहां तक की दूरी संगत भुजा है, यहां से यहां तक की दूरी को संगत भुजा कहते हैं। देखो आलम्ब से आयास के कार्य बिंदु और आलम्ब से भार के कार्य बिंदु के बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बच्चों संगत भुजा कहते हैं। एक संगत भुजा ये है और दूसरी संगत भुजा ये है। संभव सिंह ठाकुर ये कह रहे हैं विद्युत मोटर, देखो उसे ही सरल मशीन कहेंगे, उसे ही उत्तोलक कहेंगे जो बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना कुछ के काम करे, उसे सरल मशीन कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं, जहां पर कोई बिजली की खर्च ना हो। अब जैसे मान लो आप कैंची से काटते हो तो क्या कोई बिजली का खर्च होता है, सरल मशीन, इसीलिए हमने बोला सरल मशीन। समझ गए बात कि नहीं, जहां बिजली, पानी, लाइट किसी की कोई जरूरत ना पड़े, बस ये है कि हमको कम बल लगाने से हमारा काम हो जाए। समझ गए बात कि नहीं, तो उसे सरल मशीन कहते हैं, उसी सरल मशीन का नाम उत्तोलक है। ठीक है, अब मोटर, जनरेटर, इन सबकी बात में कह देना सरल मशीन है, वो सरल मशीन नहीं है। समझ गए बात कि नहीं, वहां पर जो है पैसा लगेगा। अब जो है जैसे हम कह दें कि भाई कैंची से बाल काट दो, तो क्या कोई पैसा लगेगा, लेकिन लेते हैं ना, जो बाल कटाने आप जाते हो ना, वो पैसा लेते नहीं लेना चाहिए, वो तुमको कहना चाहिए भाई इसमें कुछ नहीं इनपुट देना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई लागत नहीं लगती है ना। एक बार कैंची खरीद लिया, समझ गए बात कि नहीं, खटाखट एक ना के बराबर लागत होती है। कभी हो सकता है 10 साल में एक बार कैंची खराब हो जाए। पुराने जमाने में आप देखते थे दादा बाबा उसी कैंची से काटे रहते थे, और जो बच्चे भी उसी से काटते थे, है ना। तो ऐसा परंपरा वो कैंची चलती आ रही है लगातार, बस उसी को क्या कर धार बनवा देते थे, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अमन गौतम कह रहे हैं मारेगा नहीं, कम से कम ये तो बता दो हमने उत्तोलक पढ़ा है, इसमें जो है बिना किसी खर्च के जो है आउटपुट काम मिल जाता है ना। और अगर देखा जाए बच्चों तो बड़ी, देखो क्या था अभी पिछले 10-12 साल से वही जो है 10 से 15 रुपए जो है बाल की कटाई लगती थी, है ना। इसी वजह से नहीं लगती थी कि वो कांस्टेंट था, लेकिन खर्चा तो बढ़ता जा रहा, इसलिए उनका भी अधिकार है, जीने का अधिकार है, उनको भी जो है पैसा लेने का अधिकार है। बाकी और कोई बात नहीं है, मेहनत तो भाई थोड़ी बहुत तो लगाते हैं ना, थोड़ा आयास तो लगाना पड़ता, बाकी उनकी कैंची तो काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ना करना, पैसा जरूर देना, ठीक है। और नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, खाएंगे क्या हो। आलम्ब से बल, समझ गए ना, देखो आलम्ब से बल और आलम्ब से भार के कार्य बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो देख रहे हो, ये जो है संगत भुजा कहते हैं। इसे जो है उत्तोलक की संगत भुजा, उत्तोलक की एक संगत भुजा ये है और दूसरी संगत भुजा ये है, इसे उत्तोलक की संगत भुजा कहते हैं। चलिए ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में सबको आ रहा होगा उत्तोलक, है ना। अब जैसे मान लो इधर देखना सभी लोग, ये मान लो कोई सरल मशीन है जिसे उत्तोलक हमने कहा है, और ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम बोल रहे हैं आलम्ब। इसको क्या बोल रहे हैं, ये आलम्ब है, आलम्ब है। और यहां पर बच्चों देखो बल लगा रहे हैं, इसको आयास कहते हैं। और यहां पर ऊपर की ओर भार उठेगा, ये मान लो भार, ठीक है, ये भार है और ये आलम्ब है यानी बोझा है। और ये वाली जो भुजा है, और ये वाली जो भुजा है, इसे संगत भुजाएं कहते हैं। इसकी उत्तोलक की एक संगत भुजा ये है, दूसरी संगत भुजा ये है। अगर ये मशीन, ये उत्तोलक स्थिर है और इस लंबाई को ए मान लो, यहां से इस लंबाई को ए मान लो, इस लंबाई को बी मान लो, तो प्यारे बच्चों अगर ये बिल्कुल क्षैतिज है तो क्षैतिज होने का मतलब क्या है, ये इस बिंदु के परिधि ये कैसे घुमाने का प्रयास करेगा। देखो ये वाला बल जो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्षैतिज है साम्य अवस्था में, अगर कोई रॉड है, रॉड नुमा कोई युक्ति है बिल्कुल क्षैतिज है,
घूम नहीं रही, ना तो दक्षिणावर्त ना तो वामावर्त। इसका मतलब यह है वो संतुलन की दशा में, वो संतुलन की दशा में, और संतुलन की दशा में होने का मतलब यह है कि बच्चों आघूर्णों का सिद्धांत कहता है दक्षिणावर्त बलाघूर्ण बराबर वामावर्त बलाघूर्ण। पता है अगर ये सरल मशीन यानी उत्तोलक क्षैतिज दशा में है, उत्तोलक अगर क्षैतिज दशा में है, ध्यान से समझना चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान से सुनो पहले। ये उत्तोलक अगर क्षैतिज दशा में है, ठीक है, इसका मतलब ये जितना घुमाने का प्रयास करेगा उतना ही ये घुमाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब दक्षिणावर्त बलाघूर्ण वामावर्त बलाघूर्ण के बराबर होगा। तो बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं? बल गुणे लंबवत दूरी, ये बल और ये निश्चित बिंदु से लंबवत दूरी। तो देखो यहाँ पर W गुणे B ध्यान से समझना, दक्षिणावर्त बलाघूर्ण बराबर वामावर्त बलाघूर्ण, ये ऐसे स्थिर है। कहने का मतलब ना एक क्लॉकवाइज घूम रही ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। इसका मतलब आघूर्णों का सिद्धांत कहता है दक्षिणावर्त बलाघूर्ण बराबर वामावर्त बलाघूर्ण। यहाँ पर W देखो बल गुणे दूरी, W गुणे B, ठीक है, ये दक्षिणावर्त बलाघूर्ण हो जाएगा। वामावर्त बलाघूर्ण ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, F गुणे A हो जाएगा। तो W गुणे B बराबर F गुणे A। तो ये भुजा की लंबाई है, ये भुजा की लंबाई है, उत्तोलक के भुजा की लंबाई है। उत्तोलक की ये दो भुजाएं हैं, एक आयास वाली भुजा है और एक बोझ वाली भुजा है। एक आयास वाली भुजा है, लोड वाली भार वाली भुजा है। तो जरा यहाँ पर W/F निकाल के देखो, W/F बराबर क्या हो जाएगा? W/F बराबर हो जाएगा A, यही रहने दो, A/B। W/F A/B, A का मतलब क्या है बच्चों? आयास की भुजा। ये A जो है आयास भुजा है, आयास भुजा की लंबाई या बल भुजा की लंबाई। और ये क्या है? ये भार भुजा है, भार भुजा की लंबाई, ठीक है। तो देखो वही मिला कि नहीं मिला? W/F बराबर A/B। तो जब बच्चों उत्तोलक क्षैतिज स्थिति में होगा, ध्यान से समझना, उत्तोलक अगर क्षैतिज स्थिति में होगा इस तरीके से, तो बल गुणे बल की भुजा, बिल्कुल सही, F गुणे A बराबर भार गुणे भार की भुजा, भार गुणे भार की भुजा। ये कैसे लिखा गया? इसे कहते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। आघूर्णों के सिद्धांत से लिखा गया है, आघूर्णों के सिद्धांत से। अगर ये मशीन संतुलन की अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो दक्षिणावर्त बलाघूर्ण वामावर्त बलाघूर्ण के बराबर होगा। इसीलिए हमने पहले आप लोगों को बलाघूर्ण के बारे में परिचित कराया। बलाघूर्ण क्या है, आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, वो सारी चीजें हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आघूर्णों के सिद्धांत से दक्षिणावर्त, ये देखो जो भार है इस बिंदु किसको फिक्स मान लो, ये फिक्स है। ये जब धक्का देगा तो भार की वजह से ये क्षण ऐसे घूमने का प्रयास करेगी और इस बल की वजह से ऐसे घूमने का प्रयास करेगी। मतलब ये यहाँ पर क्लॉकवाइज बलाघूर्ण होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बलाघूर्ण होगा। अगर ये स्थिर है, साम्य अवस्था में है, तो जितना दक्षिणावर्त बलाघूर्ण होगा उतना वामावर्त बलाघूर्ण होगा। दक्षिणावर्त बलाघूर्ण वामावर्त बलाघूर्ण के बराबर होगा। बलाघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? बल गुणे बल की क्रिया रेखा से, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी, तो W गुणे B बराबर हो जाएगा बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी। इसे आयास भुजा कहते हैं, इसे भार भुजा कहते हैं। तो W गुणे B बराबर F गुणे A, तो W/F निकाला A/B। A/B का मतलब है बच्चों आयास भुजा और B का मतलब है भार भुजा। इतना लिख लेना। और इसे W/F को क्या बोलते हैं? इसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ अगर निकालना है तो W/F होता है, W/F बराबर होता है आयास भुजा की लंबाई, किसी न्यूमेरिकल में दिया गया हो आयास भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई अगर दी गई हो तो आयास भुजा की लंबाई को भार भुजा की लंबाई से भाग दे देना, तो क्या पता चल जाएगा? उस उत्तोलक का, उस सरल मशीन का यांत्रिक लाभ पता चल जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना सभी लोग नोट करें। समझ में आया बात की नहीं? क्लियर है? एक बार क्लियर करके सारे लोग बताएं, यहां तक जो लाइन हमने बोला है, इतनी लाइन सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गया ना सभी को? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये यांत्रिक लाभ है, W/F बराबर यांत्रिक लाभ A/B है। A का मतलब क्या है? A का मतलब आयास भुजा, बल भुजा, और B का मतलब भार भुजा। अच्छा, अगर आपको यांत्रिक लाभ ज्यादा लाना है, अगर यांत्रिक लाभ आपको ज्यादा लेना है तो कौन सी भुजा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए? यहाँ पर A का मान अगर ज्यादा हो और B का मान कम हो, ये बताओ अनुपात 1 से बड़ा आएगा कि नहीं? क्लियर है? ठीक है सभी को? अरे भैया जो है हम ये बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई उत्तोलक दिया गया है और उस उत्तोलक के दो भुजाएं होती हैं, आलंब से बल जहां काम करता है वहां तक की लंबाई को बल भुजा कहते हैं, आलंब से जितनी दूरी पर भार काम करता है उसे भार भुजा कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यांत्रिक लाभ, तो जो बल भुजा है उसको भार भुजा से भाग दे दो, यांत्रिक लाभ पता चल जाएगा। इतनी बात तो सबको पता चल गया होगा, ठीक है। हाँ, काफी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, अगर A का मान B से ज्यादा हो, तो अगर ऊपर वाली चीज ज्यादा है और नीचे वाली चीज कम है तो A/B क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा। किससे आएगा? 1 से बड़ा। इसका मतलब यांत्रिक लाभ अगर ज्यादा प्राप्त करना है, किसी उत्तोलक से यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करने के लिए कौन सी भुजा की लंबाई ज्यादा रखनी पड़ेगी? बोलो जल्दी। किसी भी उत्तोलक से यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करने हेतु किस भुजा की लंबाई को ज्यादा रखना होगा? जल्दी बताओ, बताओ। आयास भुजा
या बल भुजा की लंबाई ज्यादा रखनी पड़ेगी या भार भुजा की लंबाई ज्यादा रखनी पड़ेगी? सारे लोग बताएं जल्दी से। आयास भुजा ज्यादा रहनी चाहिए यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करने के लिए, या भार भुजा ज्यादा होनी चाहिए? कौन सी भुजा? आयास भुजा ज्यादा रखनी होगी कि भार भुजा ज्यादा रखनी होगी यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करने के लिए? शिवम मौर्य वेरी गुड, सबसे पहले जवाब इन्हीं का आया है। हर्ष शर्मा वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, शिवम, ललित दीक्षित, ठीक, सबको समझ में आ गया। तो आयास भुजा ज्यादा रखना पड़ेगा। किसी उत्तोलक द्वारा अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी भार भुजा बल भुजा से छोटी होनी चाहिए, मतलब भार भुजा छोटी होनी चाहिए और जो आयास भुजा है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको यांत्रिक लाभ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? उदाहरण एक जैसे बता दें कि जैसे हम करें बल भुजा बड़ी होनी चाहिए, जैसे हैंड पाइप होता है, नल, गांव में जो है आप लोग देखे हो इस तरीके से नल होता है ऐसे, ये देखो ये वाली भुजा जहां पर लगाते हो आप ऐसे ऐसे से चलाते हो, ऐसे से चलाते हो ना, ऐसे ये पानी उठाता ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये जो है ये भार उठाने का काम कर रहा। ये वाली भुजा देखो बड़ी है कि नहीं है? तो ये जो है यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करना है तो बल भुजा ज्यादा होनी चाहिए। ये बल भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए? ज्यादा। समझिए बात नहीं? बल भुजा की लंबाई ज्यादा होना चाहिए, याद होना चाहिए सब चीजें, और पूरा गहराई से पता होना चाहिए, नहीं कि जो है रट लो। ये प्रैक्टिकली समझ लो, जैसे नल है, नल चलाते हैं, हैंड पाइप चलाते हैं, तो उसकी जो हैंडल हत्था होता है वो बड़ा होता है ना, जिसका मतलब वो बल भुजा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गया है। अब उत्तोलक के प्रकार, इसको भी ऐसा बताएंगे सबको याद हो जाएगा। उत्तोलक के प्रकार, इन्हीं में से उदाहरण पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उत्तोलक के 3 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है। पहले ये बताइए जितनी लाइन चली है अभी तक, जितना डिस्प्ले किया गया उतना ओके है सभी को? अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो आगे बढ़े। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक बच्चों 3 प्रकार का होता है। जो सरल मशीनें होती हैं जिनसे कोई काम हम लोग करते हैं कम बल लगा करके, वो 3 श्रेणी में होते हैं। विपिन कुमार, तुम्हारा कमेंट आ रहा, ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा बार कमेंट करते हो इसलिए तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ा जाता है ना, एक बार किया करो। तो उत्तोलक बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक होता प्रथम वर्ग का उत्तोलक, दूसरा होता द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, और तीसरा होता तृतीय वर्ग का उत्तोलक। कितने उत्तोलक? 3। पहले समझ लो। उत्तोलक जो होता है वो एक होता प्रथम वर्ग का। पहले उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, पहले वो बता दें कौन कौन सा। एक होता आलंब, अभी हमने बताया था, आप लोगों ने लिखा भी है, फुलक्रम कहते हैं इसको। दूसरा होता भार, भार या बोझा, या इसी को लोड, कहते हैं। और तीसरा होता बच्चों आयास, या इसी को कहते हैं बच्चों बल। ठीक है। शोभित राजपूत, आपका आ रहा कमेंट। नरेंद्र पाल, तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं बेटा, पढ़ने से क्या मतलब? तो तुम सही उत्तर दे रहे हो तो ठीक है ना। जो कभी कभी उत्तर देते हैं उनका ज्यादा पढ़ते हैं, उनको भी मोटिवेट करना जरूरी होता है। तुम तो डेली उत्तर सही बताते हो, है ना। तो देखो ये 3 बिंदु है, आलंब, भार, आयास। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। एक होता प्रथम वर्ग का उत्तोलक या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा होता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तीसरा होता तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 1 मिनट में याद होगा अभी सबको, 1 मिनट नहीं लगेगा। देखो ध्यान से समझो। देखो जब जैसे एक सरल मशीन ऐसे बना दे, यहां पर आलंब देखो पहले नंबर पे लिखा है कि नहीं? हमने पहले नंबर पे आलंब लिखा है 1 नंबर, तो बीच में आलंब कर दो, बीच में कैसे कर दो? आलंब, और एक तरफ भार कर दो, और एक तरफ बच्चों आयास कर दो। देखो याद हो गया। पहले नंबर पे यहां देखो, ये नंबरिंग क्या देख रहे हो? ये नंबरिंग क्या है? अरे ये क्या लिखा है? ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है कि डी लिखा? क्या लिखा बताओ, जल्दी बताओ। ये जो गोले के अंदर लिखा है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है? बताओ जल्दी से। नरेंद्र पाल बताओ क्या लिखा है इस गोले के अंदर? ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है कि डी लिखा? फटाफट बताओ, जल्दी बताएं। अमन गौतम ने बहुत प्यारा जवाब दिया है, ए। ये ए लिखा है, पागल का, ये ए लिखा है, ये ए लिखा है क्या? अच्छा प्रांशु गौतम ने भी ए बताया, श्याम जी ने भी ए बताया। अरे आंखें दिख रही कि नहीं? ये क्या ए लिखा कि मन लिखा? ये इसके गोले के अंदर मन लिखा है, ए कहीं लिखा ही नहीं है। नरेंद्र पाल जितने होशियार है सब जो है ए बता दिए हैं। ये यहां पर वन लिखा है, ना ए लिखा, ना बी लिखा, ना सी लिखा, ना डी, तो वन लिखा ना। वन का मतलब होता है प्रथम, प्रथम का मतलब वन। जब आलंब बीच में हो, आलंब बीच में हो, और जो यहां लिखा होगा वही बीच में होना चाहिए, जो यहां लिखा हो वही बीच में होना चाहिए। सुन लो, जो यहां लिखा हो, एग्रीकल्चर की भाषा में पढ़ा रहा हूं फिजिक्स,
एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो यहां लिखा हो वही बीच में हो और उसके सामने जो गिनती लिखी हो उसी वर्ग का उत्तोलक होगा। समझ लो ध्यान से, जो यहां लिखा हो, अगर आप जो समझ पाया तो समझ नहीं पाएगा, जो यहां लिखा है वो बीच में हो और जो इसके सामने गिनती लिखी हो उसी वर्ग का उत्तोलक हो। अब कैसे परिभाषा लिखोगे? ऐसा उत्तोलक जिसमें क्या, आलंब आयास और बोझा के बीच होता है, आयास और भार के बीच होता है, उसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। अभी उदाहरण भी बताएंगे हम आपको, पहले भी परिभाषा समझो। प्रथम वर्ग, ठीक है, जो यहां लिखा है वो बीच में होना चाहिए, जो उसके पहले संख्या लिखी है उसी वर्ग का उत्तोलक कहलाएगा। ये प्रथम वर्ग समझ में आ गया। प्रथम वर्ग अभी जनरल आइडिया दे रहे हैं, आपकी समझो। यहां क्या लिखा है, भार, क्या लिखा है, जो यहां लिखा हो वही बीच में हो, जो यहां लिखा हो वही बीच में हो, तो बाकी जो है यहां पर आलंब किनारे हो जाए, आलंब, और यहां पर क्या हो, बल। ये आलंब है, ये बल है। जो यहां लिखा हो वही बीच में हो, बाकी दोनों किनारे किनारे, और उसके पहले जो गिनती लिखी है ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। याद करने का तरीका बता रहे, जो यहां पर हो, ये बच्चे भूल जाते हैं बीच में कौन होगा, जो यहां हो वही बीच में हो, और जब वो बीच में है तो बाकी दो जो बचे हैं, 3 बिंदु बताया था ना, जब ये बीच में बाकी दो किनारे किनारे हो गए, तो ऐसा उत्तोलक जिसमें भार, आलंब और बल के आयास के बीच होता है और इसके पहले जो गिनती लिखी है उसी वर्ग का उत्तोलक। तो दो लिखा ना, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक सेकंड श्रेणी का हो जाएगा। आप देखो ये चीज समझो। तीसरा, ये क्या लिखा, आयास, क्या लिखा, आयास। इधर देखो, जो यहां लिखा हो वही बीच में हो, ये आयास लिख दे रहे हैं, यहां बीच में आयास लिख दिया, ठीक है, आयास लिख दिया। बाकी दो जो बचे, एक बचा आपका, क्या बचा, आलंब, और इधर क्या बचा, भार। जो यहां लिखा हो वो बीच में हो, बाकी दो किनारे किनारे हो गए, और उसके पहले जो गिनती लिखी है तीसरे वर्ग का उत्तोलक होगा, तीसरे वर्ग का उत्तोलक होगा। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया, पहले बताओ। प्रांशु गौतम कह रहे कभी कभी लगता है कि कोचिंग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन चल रही। हाँ बिल्कुल बेटा, ऑफलाइन जैसा ही तो पढ़ाते हैं हम लोग, ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे सामने नहीं बैठे, इस वजह से उससे अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से विद्यार्थियों को यह ना समझ में आए कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा था, यहाँ गड़बड़ हो रहा। उससे ज्यादा बेस्ट कंटेंट, उससे ज्यादा बेस्ट मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। जैसे जब क्लास में बैठते हो 10 बार बोलते याद हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। जिस पहले तो सीरियल से आप दिमाग में बैठा लो, आलंब, आलंब, भार, आयास, आलंब, भार, आयास। आलंब 1 नंबर पे है, आलंब बीच में, सोचो जल्दी से, आलंब बीच में, भार, आयास किनारे किनारे, भार, आयास के बीच आलंब होगा, उसके पहले नंबर 1 है प्रथम वर्ग का उत्तोलक। दूसरा वर्ग, दूसरे में भार, भार बीच में हो, आलंब और आयास के बीच भार हो, उसके पहले गिनती लिखा तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। आगे देखो, आयास है, आयास बीच में हो, आलंब, और इधर क्या है, भार। अरे भाई आयास लिखा ना तीसरे में, ये लिखा आयास, आयास होगा बीच में, किनारे किनारे, इधर किनारे इधर किनारे, एक होगा आलंब और इधर क्या होगा, भार। तो आलंब और भार के बीच में अगर क्या हो, आयास हो, तो उसके पहले नंबर क्या लिखी, तीसरे वर्ग का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये हमने पहचानने का तरीका बता दिया है। और एक चीज और समझ लो, आप जैसे पूछे पहली बात तो 3 उदाहरण दिमाग में बैठा लो, 3 उदाहरण। कैंची, ये कैंची दिमाग में बैठाओ, सरौता, बाकी कोई भी उदाहरण होगा सब बता दोगे, सरौता और चिमटा, ये 3 दिमाग में फीड कर लो। पहली बात, कैंची, सरौता, चिमटा, सोते जागते हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, सोते जागते हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। कैंची, सरौता, चिमटा, कैंची, सरौता, चिमटा। कैंची जानते हो बीच में जो है, कैंची तो जानते ही हो कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो यहां पर फिक्स पॉइंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आलंब। और इधर से मान लो कपड़ा कट रहा है, सपोज दैट इधर से कपड़ा कट रहा है, इधर भार, इधर क्या होगा, भार हो जाएगा। यहां पर बल लगाते हैं, यहां पर आयास हो जाएगा, तो आयास और भार के बीच में ये क्या है, आलंब है, ठीक है। तो कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, कैंची। अमन सरौता नहीं जानते क्या होता, सरौता नहीं जानते हो, अमन सरौता नहीं जान रहे हो। चलो जो है, जब पान वान कभी जाना खाने, मीठा पान खा लेना किसी दिन, तो सुपारी वो काटता है ना, दुकान पे जब जाओगे तो वहां पर काटते हुए नजर आएंगे, वही जो खट खट जो है करते हैं ना, तो वही सरौता होता है, जिससे काटते हैं उसे सरौता कहते हैं, ठीक है।
गांव से बिलोंग करते, सरौता नहीं जानते, है ना? तो कैंची तो जानते ही हो सभी लोग। तो हमने पहले नंबर पे लिखा था आलम्ब, तो बीच में होना चाहिए, जो पहले लिखा था वही बीच में, और जो पहले लिखा था उसी वर्ग का उत्तोलक। बाकी आयास और भार किनारे किनारे होंगे, उसके अगल बगल होंगे, ठीक है? तो कैंची हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक। सरौता, अभी हम चित्र, टाइम नहीं है तो चित्र दिखा देते, ठीक है? सरौता में क्या होता है? सरौता में इस तरीके से यहां पर देखो ये होता है आलम्ब, यहां होता है, यहां फिक्स रहता है, यहां पर सुपारी को जो है काटा जाता है, ये भार है, ठीक है? यहां पर बल लगाया जाता है, यहां पर ये बल लगाया जाता है, ये एफ होता है, ये डब्ल्यू होता है, और यहां पर ये आलम्ब होता है। तो हमने बताया भी आप लोगों को कि द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, दूसरे नंबर पे हमने भार लिखा था, दूसरे नंबर पे हमने भार लिखा था, जो 1 2 3 पॉइंट लिखा था, भार हमने कहा था बीच में होना चाहिए, और आयास और आलम्ब के बीच होना चाहिए। क्लियर है? ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो गए। चिमटा, चिमटा भी जानते हो, रोटी पलटा जाता है, जो बच्चे कानपुर आए होंगे, खाना बनाए होंगे, चिमटा रहा होगा, घर के सबके होता है, लेकिन जो कानपुर आए होंगे अच्छे से जानते होंगे चिमटा से, ठीक है? तो इसी में रोटी देखो, यहाँ इसी में रोटी को पकड़ा जाता है, यहाँ पर दबाया जाता है, यहाँ पर रोटी को पकड़ा जाता मतलब भार, और यहाँ पर दबाया जाता मतलब आयास लगाया जाता, और ये निश्चित ऐसे बना रहता, फिक्स रहता, ये फिक्स रहता, ठीक है? तो ये आलम्ब होता है। तो हमने कहा था कि तीसरे बिंदु पर हमने आयास लिखा था, तो जो बीच में हो, तीसरे नंबर हमने आयास लिखा, तो वही बीच में है, किसके किसके? आलम्ब और भार के बीच में है, इसको बोलते हैं तीसरे वर्ग का उत्तोलक। और भी बहुत सारे, वीरेंद्र त्रिपाठी बहुत अच्छे जान रहे होंगे क्योंकि बाधा के है ना, बाधा वाले लगभग सब गुटखा खाते हैं। अब वीरेंद्र त्रिपाठी पता नहीं खाते कि नहीं खाते, ठीक है? आदर्श पाल चिमटा नहीं देखे, है ना? चिमटा नहीं देखे, कोई बात नहीं, चिमटा हम कल सब दिखाएंगे, ठीक है? कुदाल फावड़ा भी नहीं देखे होंगे, पता है, खुरपा खुरपी भी नहीं देखे होंगे, पिलास भी नहीं देखे होंगे, कल सब दिखाएंगे, ठीक है? आज अभी एग्रीकल्चर की क्लास पढ़िए, ठीक है? इसके बाद कल हम बताएंगे आप लोगों को। और नए विद्यार्थी जो है पीडीएफ न मांगने लगना, अभी पूरा खत्म नहीं किया कि पीडीएफ दे दीजिए सर, पीडीएफ दे दीजिए, है ना? अभी तो हम तुमको दिमाग में मैप बना रहे हैं, पीडीएफ के चक्कर में ना रहना। हाँ ठीक है, हाँ देखो सत्यम सिंह चंदेल, ठीक, बहुत बढ़िया, सत्यम सिंह चंदेल, आलम्ब भार आयास, इन्होंने शॉर्टकट ट्रिक बताई, अभ्यास, ठीक, बढ़िया है, वेरी गुड। देखो इनकी जो है सत्यम सिंह चंदेल की ट्रिक है, ठीक है? कैसे आप 1 2 3 पॉइंट याद रखोगे, 1 2 3, ठीक है? इनकी ट्रिक बता देते हैं। देखो इन्होंने जो है आलम्ब, आलम्ब और यहाँ पर भार, इसी को बोझा भी याद रखना, और इसके बाद आयास, इन्होंने एक ट्रिक बनाई, इससे याद रखोगे कौन 1 नंबर पे, कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे। इन्होंने छोटा आ यहाँ से ले लिया, और यहाँ से आधा भार ले लिया, और यहाँ पर यास ले लिया, ठीक है? अभ्यास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ट्रिक है, अभ्यास, अभ्यास से भी याद रख सकते हो। इन्होंने अच्छा बताया कि देखो पहले नंबर पे आ लिखा है, इसका मतलब आलम्ब, ये समझना, और ये देखो यहाँ पर भा लिखा है, इसका मतलब भार, दूसरे नंबर पे भार होगा, और यास का मतलब आयास तीसरे नंबर पे। इनकी भी ट्रिक काफी अच्छी है 1 2 3 याद करने की, जो सीरियल नंबर हमने बताया था, आलम्ब भार और आयास, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बहुत, ऐसे ही आप लोग अपने दिमाग से याद करें, ऐसे भी सारी चीजें याद करें, एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो, अपनी ट्रिक स्वयं बनाएं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? अब एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाओ, कल जो है आप लोगों को स्कोर क्लियर करेंगे, वो तोलक क्लियर करेंगे, इसके टेस्ट कराएंगे, और भी जो चीजें हैं क्लियर करके हम आपको पढ़ा देंगे। कुछ विशेष चीजें मैंने बताया था कि 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 3 से 4 प्रश्न आने एग्जाम में, वो हम करा देंगे, जो जनरल फिजिक्स टाइप का है। पहले उन टॉपिक को हम लेंगे जिनसे आना है, क्लियर है, ठीक है? बहुत गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको मैंगो कल्टीवेशन पूरा कंप्लीट करा दिया था यानी एग्रीकल्चर का जो हमारा हार्टिकल्चर का मेजर क्रॉप्स था यानी पोमोलॉजी में। तो उसमें हमने आप सबको पूरा यानी डिटेल में पढ़ा दिया था और उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने कल आप सबके लिए